हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि एक प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो 5 स्टेजेस से होके गुजरती है। मैं एक बार शो कर देती हूँ कि दीज आर द 5 स्टेजेस जिनसे होके एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल प्रोडक्ट की ओवरऑल होती है। मटेरियल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज एंड डिस्पोजल। सो दीज आर 5 स्टेप्स जो एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान परफॉर्म होते हैं। ये जो भी 5 स्टेप्स हैं, इनमें अगर हम इन प्रोसेसेस को अगर इको फ्रेंडली बना लेते हैं या मटेरियल को हम इको फ्रेंडली चूज कर लेते हैं, रीन्यूएबल मटेरियल चूज कर लेते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है दैट विल बिकम सस्टेनेबल या दैट विल बिकम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। और हमारा जो गोल है डिज़ाइन फॉर द इन्वायरमेंट में, वो यही है टू मेक अ प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। उसकी किसी भी लाइफ साइकिल स्टेज से इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन, दैट इज मटेरियल एक्सट्रैक्शन। मटेरियल किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये हमारा पहला स्टेप है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का। अगर हम मटेरियल एक्सट्रैक्शन की बात करें, तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो उसमें यूज़ होती है दैट इज़ मटेरियल। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, वो सामान जिससे वो प्रोडक्ट बनने वाला है या बनेगा। हमें किस तरीके की प्रोसेसेस यहाँ पे अप्लाई करनी है। अवॉइड और मिनिमाइज द यूज ऑफ हैजार्डस, टॉक्सिक और एनी अदर वे इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली मटेरियल। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो इन्वायरमेंट के लिए अनफ्रेंडली है या वो जहरीला है, हजार्डस या घातक है, तो किसी भी ऐसे मटेरियल का यूज नहीं करना है प्रोडक्ट को बनाने के दौरान। सेकंड थिंग कि ऐसे मटेरियल को हमें अवॉइड करना है जो कि हाई एनर्जी कंजप्शन करते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल, जैसे कि एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, तो जो एनर्जी की खपत ज़्यादा करते हैं, एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, उनका हमें यूज़ नहीं करना है। रादर वी हैव टू यूज़ एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल। हमेशा हमें रिन्यूएबल, रिसाइक्लेबल मटेरियल को ही यूज़ करना है, जैसे कि थर्मोस्टेट या मिक्स्ड पॉलीमर को अवॉइड करना है यूज़ करना। थर्मोस्टेट्स या प्लास्टिक या पॉलीमर्स, ऐसे मटेरियल को अवॉइड करना है यूज़ करना, सिर्फ रिसाइक्लेबल और रिन्यूएबल मटेरियल को यूज़ करना है। और हमें डिज़ाइन जो है प्रोडक्ट का कुछ इस तरीके से करना है कि जो मटेरियल है उसमें कम से कम यूज़ हो। मटेरियल कम से कम यूज़ हो, जिसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा कि रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। कम से कम मटेरियल में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो जब उसका डिस्पोजल होगा तो वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। इसके अलावा जो है डिज़ाइन फॉर मिनिमम वेस्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन होता है, इस तरीके से मटेरियल को डिज़ाइन करना है कि वेस्ट जो है उसका कम से कम रिलीज़ हो, और नंबर ऑफ मटेरियल उसमें जो यूज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ मटेरियल कम से कम यूज़ हो। ज़्यादा मेटल्स, ज़्यादा तरीके के नॉन मेटल्स, ज़्यादा तरीके के ट्रांजिशन मेटल या अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वेस्ट को इंक्रीज करेगा। Minimize the use of number of material that is used. So this is the approach we should follow while we are working on the material part. जब हम मटेरियल एक्सट्रैक्शन, मटेरियल यूसेज की बात करते हैं, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रख के मटेरियल यूज़ करना है। सेकंड जो स्टेप है दैट इज़ प्रोडक्शन। कि जब हमें मटेरियल चूज़ कर लिया हमने, और जब हमने मटेरियल पे ध्यान दिया और मटेरियल की हमने बात की, सेकंड थिंग आती है प्रोडक्शन। कि अब हमें कैसी प्रोसेसेस के थ्रू क्या करना है, कि प्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। We should avoid or minimize the use of hazardous, toxic or any other way environmental unfriendly material या process। जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस मटेरियल की या उस प्रोडक्ट की, जब हम प्रोडक्शन या प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई भी हैजार्डस, कोई भी टॉक्सिक, इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली जो भी प्रोसेस है, उसको मिनिमाइज करना है, उसको अवॉइड करना है, उसका यूज़ करना। Minimize and recyclable residue from waste from production process within the manufacturing plant or outside it। जो भी प्रोसेसिंग के दौरान या प्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है प्रोडक्शन की प्रोसेस से, उसको मिनिमाइज करना है। रिसाइक्लेबल रेजिड्यू जो वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, या नॉन रिसाइक्लेबल रेजिड्यू जो वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, दोनों को ही हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है विद इन दैट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मतलब कोशिश करेंगे कम से कम वहाँ से वेस्ट का जनरेशन हो, जब किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हो रही है तब।
इसके अलावा जब प्रोडक्शन हो रहा होता है तो कुछ ऐसी प्रोसेसेस यूज़ होती हैं जैसे कि कूलिंग है, हैवी मोटर्स, हैवी मशीनरीज़ हैं, हीटिंग डिफरेंशियल्स हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो उस दौरान क्या करना है कि जो भी एनर्जी इंटेंसिव स्टेप्स हैं उनको कम से कम यूज़ करना है, ताकि जो भी प्रोडक्शन है वो एनर्जी एफिशिएंट हो सके। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो हीट एक्सचेंजर्स हैं और उससे सिमिलर डिवाइस, उनका एक तरीके से ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करना है, और मिनिमम लॉस होना चाहिए प्रोडक्शन फैसिलिटी से, गुड्स का, कंस्ट्रक्शन का, सर्विस का, फास्ट रिपेयर का। दे ऑल्सो प्रोवाइड मैक्सिमम इंसुलेशन ऑफ वॉल, पेपर एंड सीलिंग। सो जो भी गुड्स और मटेरियल है उसका कम से कम लॉस हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई भी गुड या कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस दौरान कम से कम लॉस हो रॉ मटेरियल का, कम से कम लॉस हो एनर्जी का, कम से कम लॉस हो जो भी हीट है या जो भी रिसोर्सेज हैं उन सब का, दैट इज़। सो कुछ इस तरीके की हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, कुछ इस तरीके के स्टेप्स या कुछ इस तरीके के रूल्स वहाँ पे फॉलो होने चाहिए। ओनली देन दैट प्रोडक्ट विल डू द जस्टिस टुवर्ड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट और थर्ड स्टेप आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन कैसी होनी चाहिए? सो ट्रांसपोर्टेशन की, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया है यानी कि प्रोडक्शन उसका हो गया है, जब वो बन चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि अब हम उसे ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। हमें उसे टारगेट कंज्यूमर्स तक, यानी कि जो कंज्यूमर्स उसको यूज़ करने वाले हैं, तो टारगेट कंज्यूमर्स तक, टारगेट लोगों तक, टारगेट यू कैन से पीपल तक हमें उसे पहुंचाना है। तो बेसिकली उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये इस तरीके से आएंगे। जैसे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हुआ, बन चुका है, देन हम उसकी पैकेजिंग करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसे बांटा जाएगा जिन लोगों तक उसे पहुंचाना है। तो ये सभी स्टेप बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में ही आ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी एफिशिएंट कब होगा? जब ट्रांसपोर्टेशन शिप या ट्रेन के थ्रू होगा, रादर देन ट्रांसपोर्टर बाय लॉरी। अच्छा, लॉरी क्या होता है? लॉरी को अगर लेमन लैंग्वेज सिंपल शब्दों में बोले तो दैट इज ट्रक। जो ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको अवॉइड किए जाना चाहिए। रादर ट्रांसपोर्टेशन बाय कंटेनर शिप या ट्रेन इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक टाइम में बहुत सारा सामान आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ट्रक में कंपैरेटिवली वो अनसेफ भी होगा, क्योंकि हैवी लोडिंग उसमें हो जाएगी, और कवरिंग का इतना कोई उसमें, मतलब कंप्लीटली वो इस तरीके से कवर नहीं हो पाता है। और ट्रक में कंपैरेटिवली बहुत कम सामान जाएगा, और शिप या ट्रेन में बहुत ज़्यादा एक ही बार में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो शिप या ट्रेन से प्रेफरेबल होता है, और इसमें एनर्जी एफिशिएंट भी हो जाता है, क्योंकि बार बार एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है इसमें। ट्रांसपोर्ट एयर के थ्रू अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्टली हो जाएगा और अनसेफ भी रहेगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसको मिनिमाइज़ किए जाना चाहिए, रादर देन हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइजिंग द वर्क विद लोकल सप्लायर एंड मार्केट। लोकल सप्लायर्स के साथ वर्क को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रादर देन कि एक ही जगह पे उसका प्रोडक्शन करके बार बार लंबी डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करने से। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो एफिशिएंसी है उसको एक तरीके से इंक्रीज़ करें ट्रांसपोर्टेशन की। किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं? बाय स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, बाय बल्क पैकेजिंग, जैसे कि यूरो पैलेट्स, और ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्जर गुड्स साइमल्टेनियसली। मतलब हमें क्या करना है कि मैक्सिमाइज़ करना है ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी को। अब हम उसे ऐसे हमें ट्रांसपोर्टेशन को एफिशिएंट बनाना है। मतलब एक ही बार में बहुत सारे सामान को पैक करना है और एक ही बार में उसे ट्रांसपोर्ट करना है, रादर देन बार बार उसे, यू कैन से कि पीसीज में या बार बार उसे ट्रांसपोर्ट करने से। सो बल्क पैकेजिंग वी शुड फॉलो, और लार्जर अमाउंट ऑफ गुड शुड बी लाइक ट्रांसपोर्ट। जिससे क्या होगा कि बार बार यू कैन से कि फ्यूल का कंजप्शन नहीं होगा, सो एनर्जी एफिशिएंट ये रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी ये रहेगा, दैट इज।
मिनिमाइज़ करना है अमाउंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल को। जो भी हम पैकेजिंग कर रहे हैं, सो उस मटेरियल का जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ करना है। हर मटेरियल को इंडिविजुअली पैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वेस्ट को इंक्रीज़ करेगा। इसके रादर देन व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डू बल्क पैकेजिंग, कि बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ मिला के एक ही बार में पैक करना, वी कैन डू दैट। और मैक्सिमाइजिंग द यूज़ ऑफ रीफिलेबल और रीयूजेबल कंटेनर। सो कोई भी ऐसा सामान जिसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सो रादर देन यूज़ एंड थ्रो वाले कंटेनर के कंपैरिजन में वी कैन यूज़ रिफिलेबल कंटेनर और रीयूजेबल कंटेनर, कि एक बार हमने उसमें सामान फिल किया एंड वापस से उसको हम रिसाइकिल करके नए कंटेनर बना सकते हैं, उसी को रीयूज़ कर सकते हैं। तो इट विल रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन, सो वेस्ट जनरेशन को ये रिड्यूस करेगा। इसके अलावा हमें नॉन अप्रोप्रिएट मटेरियल जो पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ होता है, पीवीसी का, एल्यूमिनियम का, सो ऐसे मटेरियल को अवॉइड करना है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है और कहीं न कहीं ह्यूमन फ्रेंडली भी नहीं होंगे, ऑर्गेनिज़्म फ्रेंडली भी नहीं होंगे, बिकॉज़ टॉक्सिकेंट यहाँ से रिलीज़ होंगे, प्लास्टिक से टॉक्सिकेंट रिलीज़ होंगे और वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। तो जो भी नॉन एप्रोप्रिएट और नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल हैं, उनकी पैकेजिंग या उनसे पैकेजिंग जो है अवॉइड करनी है। सो दिस इज इट इन दिस ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग के दौरान आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है टू मेक दैट प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल। बाकी अगर हम बात करें यूसेज की, सो यूसेज में किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो प्रोडक्ट है दैट शुड लोएस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंपोनेंट उसमें हो, मतलब वो उसका जो एनर्जी यूसेज हो वो बहुत कम हो, एनर्जी यूसेज उसका बहुत कम हो, और इस तरीके से मिनिमम लोएस्ट एनर्जी कंजप्शन कंपोनेंट उसमें हो, और डिफ़ॉल्ट पावर डाउन मोड उसमें हो, इंसुलेशन हो हीटिंग कंपोनेंट की, ताकि इन सब चीज़ों से क्या होगा कि जो एनर्जी कंजप्शन होगा यूजिंग के दौरान वो बहुत कम होगा, तो एनर्जी सेव रहेगी। तो जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बना जाना चाहिए, वो कुछ इस तरीके से बना जाना चाहिए कि लोएस्ट एनर्जी कंजप्शन कंपोनेंट उसमें हो, ताकि जब हम उसे यूज़ करें तो एनर्जी कम से कम कंज्यूम हो, डिफ़ॉल्ट पावर डाउन मोड हो। कुछ इक्विपमेंट आपने देखे होंगे कट ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ हो जाती है जब वो हीट अप हो जाते हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि एनर्जी कंजप्शन ओवर यूज़ ना हो बेसिकली एनर्जी। इसके अलावा मिनिमाइज अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल यूज़ ड्यूरिंग द यूज़। तो अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल्स ड्यूरिंग द यूज़ वो भी एक तरीके से कम होने चाहिए। जैसे प्रोडक्ट का डिज़ाइन की अगर हम बात करें, तो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पेपर फिल्टर परमानेंट फिल्टर हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि बार बार जो है हमें चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े पेपर फिल्टर्स को, तो परमानेंट फिल्टर हम यूज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज लीकेज, लीकेज में हम क्या कर सकते हैं कि लीक डिटेक्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं यूसेज के दौरान, वहाँ पे लीक डिटेक्टर हो, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई भी वाटर लीक तो नहीं हो रहा है। सो उससे क्या होगा कि कुछ ऐसी यू कैन से कि कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन अगर ड्यूरिंग यूसेज हम फॉलो करें या उस प्रोडक्ट में अगर होंगी, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, और वेस्ट को क्या करेगा, वो मिनिमाइज करेगा। इसके अलावा अगर रीयूजिंग कंज्यूमेबल्स की हम बात करें, तो जैसे कि वाटर की अगर हम बात करें, तो वॉशिंग फैसिलिटी से वाटर को फ्लश टॉयलेट में हम यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट को फ्लश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर गाइड दी गई होती है हर इक्विपमेंट में या हर इंस्ट्रूमेंट में, या यू कैन से इंस्ट्रूमेंट नहीं, यू कैन से सभी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, तो सभी के साथ यूज़र गाइड दी गई होती है, तो वी शुड फॉलो द क्लियर इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन ऑन दैट। सो इससे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो है उसका सही तरीका हमें यूज़ करना आ जाता है, और उसकी लाइफ टाइम स्पान कहीं ना कहीं रन होने की वो बढ़ जाती है। तो हम करेक्ट तरीके से अगर उसको यूज़ करेंगे, तो लंबे समय तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि बार बार हमें वो प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वेस्ट का जो एक तरीके से यू कैन से कि वेस्ट जनरेशन जो है कम हो जाएगा। सो यूसेज में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है कि हम रीयूजेबल कप्स यूज़ कर सकते हैं रादर देन डिस्पोजेबल कप्स के। तो यूजिंग के दौरान हम डिस्पोजेबल कप यूज़ ना करके, क्योंकि डिस्पोजेबल कप अल्टीमेटली वन टाइम यूज़ होते हैं और वो कहीं ना कहीं वेस्ट
का जो डिस्पोजल है उसको ही इंक्रीज करेंगे. सो वी कैन यूज डिस्पोजेबल कप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट के दौरान ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि वेस्ट रिडक्शन कम होगा और इन्वायरमेंट पे लोड भी उसका कम होगा. नेक्स्ट जो आ जाती है हमारे पास फोर्थ के बाद फिफ्थ, जो एक तरीके से दैट दिस वन इज फोर्थ, यूसेज इज फोर्थ एंड फिफ्थ इज डिस्पोजल. तो डिस्पोजल इज समथिंग की फिफ्थ जो स्टेप है एक तरीके से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में, फिफ्थ स्टेप इज एंड ऑफ लाइफ या डिस्पोजल. सो डिसअसेंबली, रिसाइकलिंग या डिस्पोजल, कि जब कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लिया जाएगा, जब वो वियर एंड टीयर हो जाएगा एक लंबे समय के बाद, जब उसकी लाइफ टाइम स्पान जो है ख़त्म हो जाएगा, तो अपनी एंड ऑफ लाइफ स्टेज पे आ जाएगा, तो हमें उसे रिसाइकल करना होगा, डिस्पोज उसे करना होगा. तो किन क्या डिस्पोजिंग के दौरान हमें ध्यान रखना है, ताकि वो, क्योंकि अब वो एनवायरनमेंट में आ गया है, या तो वो लैंड में आएगा, या तो वो वाटर में आएगा, या तो वो एयर में गैशियस एलिमेंट रिलीज करेगा. तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट में जाके टॉक्सिकेंट रिलीज ना करे. तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्पोजल. सो क्योंकि हर प्रोडक्ट रिसाइकलेबल भी नहीं होता है, और हर प्रोडक्ट जो है वो यू कैन से रीयूजेबल भी नहीं होता है. सो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, so that product stimulate possible reuse of product by किस तरीके से हम उसको reuse कर सकते हैं, या किस तरीके का डिज़ाइन उसका होना चाहिए, so that we can use that. सो दैट शुड हैव क्लासिक डिज़ाइन. अगर उसका क्लासिक डिज़ाइन है, कि मतलब इस तरीके का डिज़ाइन है कि वो लंबे समय तक सुंदर भी दिख रहा है, ट्रेंडी भी है, तो अब एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमने डिज़ाइन किया है जो कि टाइमलेस डिज़ाइन है उसका, यानी कि आफ्टर आफ्टर टाइम जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है, और एस्थेटिक है, सुंदर है दिखने में, उसके वो फंक्शन भी प्रॉपरली कर रहा है. तो हमें क्या होगा कि हम एक चीज़ से बच जाएंगे, कि हमें फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बार बार उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग से, या फिर रीयूजिंग नहीं, रिसाइकलिंग से एक तरीके से बच जाएंगे, डिस्पोजल से बच जाएंगे. साउंड कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो ड्यूरेबल साउंड कंस्ट्रक्शन उसमें हो, और ऐसा कंस्ट्रक्शन हो ताकि आउटडेटेड ना वो हो, एक लंबे समय तक वो चलता रहे. और ये क्या करेगा, ये उसके लाइफ टाइम स्पान को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देगा. नेक्स्ट इज टू स्टिमुलेट पॉसिबल रीमैन्युफैक्चरिंग और रीफर्बिशिंग. किस तरीके से हम रीफर्बिशिंग या रीमैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कि हमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है, दैट शुड बी हायरार्किकल और मॉड्यूलर. क्योंकि वो हायरार्किकल और मॉड्यूलर ऐसे होना चाहिए दैट डिसाइनिंग प्रोडक्ट इन दैट उसके पार्ट्स जो हैं वो डी अटैचेबल हों, या यू कैन से सेपरेबल पार्ट्स हों, ताकि जब उसमें कोई भी पार्ट खराब हो तो हम उसको डी अटैच करके उस पार्ट को रिप्लेस कर सकें, रादर देन पूरे प्रोडक्ट को रिप्लेस करने से. इससे क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव वो प्रोडक्ट बन जाएगा, कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, और रॉ मटेरियल भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा. तो डी अटैचेबल और सेपरेबल पार्ट्स का ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें पूरा प्रोडक्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा. सो दैट इज़ एंड दैट अलाउ ईजी डिसअसेंबली विदाउट डैमेजिंग द होल प्रोडक्ट. तो होल प्रोडक्ट डैमेज ना होके जो पर्टिकुलर पार्ट है हम उसी को क्या कर सकते हैं, ठीक करा सकते हैं, उसे रीफिट कर सकते हैं. सो दैट शुड हैव डी अटैचेबल पॉइंट्स, जैसे इसमें बताया गया है, ताकि इजी डिसअसेंबली हो सके पूरे प्रोडक्ट के बिना डैमेज के. यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज जॉइंट्स that ensure the compatibility of different component, possible joint to minimize the movement, and opening instruction for non-destructive assembly. So ये सब चीज़ें हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टिमुलेट पॉसिबल रिसाइकलिंग ऑफ पार्ट एंड मटेरियल बाई. कैसे हम पॉसिबल रिसाइकलिंग कर सकते हैं कुछ पार्ट्स की, मटेरियल के. पहला है हमारे पास यूजिंग रिसाइकलेबल मटेरियल. रिसाइकलेबल मटेरियल के, कि मतलब प्रायोरिटाइजिंग मटेरियल दैट ऑलरेडी हैव अ मार्केट फॉर रिसाइकलिंग एंड रीयूज. यानी कि कुछ हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करें जिसे हमें पता है कि वो आसानी से रिसाइकल हो जाएगा, उसमें ज़्यादा हमें कॉस्ट नहीं जाएगी उसमें रिसाइकलिंग की, और ऑलरेडी उसका अच्छा खासा इस्टेब्लिश्ड मार्केट है रिसाइकलिंग का. तो ऐसे प्रोडक्ट से ही हम ऐसे मेटल से हम, या ऐसे मटेरियल से ही हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें दैट वी ऑलरेडी नो कि दैट हैव एग्जिस्टिंग मार्केट फॉर रिसाइकलिंग. नेक्स्ट वन इज दैट अवॉइडिंग पॉल्यूटिंग एलिमेंट्स. सो डिज़ाइनिंग करते समय हमें ऐसे मटेरियल को एक तरीके से अवॉइड करना है
दैट हिंडर और कॉम्प्लिकेट द रिसाइकलिंग प्रोसेस, कि ऐसे मटेरियल को हमें अवॉइड करना है जो कि रिसाइकलिंग प्रोसेस के दौरान टॉक्सिकेंट रिलीज करेंगे या रिसाइकलिंग प्रोसेस को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, रुकावट क्रिएट करेंगे, या आसानी से उनकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी प्रोडक्ट की। तो ऐसे मटेरियल को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है प्रोडक्ट में। नेक्स्ट इज की थ्रेडेड मेटल्स और इंसर्ट प्लास्टिक को एक तरीके से अवॉइड करना है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जब हम, यू कैन से कि दैट थ्रेडेड मेटल और इंसर्ट इन प्लास्टिक, जब हम इस तरीके से उनको मेटल को एम्बेडेड कर देते हैं तो सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, और रिसाइकलिंग के प्रोसेस के दौरान जो प्रोसेसिंग है वो एक स्टेप बढ़ जाता है, मतलब एक सेपरेशन का स्टेप बढ़ जाता है, जिसमें एनर्जी भी यूज़ होती है, कॉस्ट भी यूज़ होती है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो रिसाइकलिंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा प्लेटेड मटेरियल को अवॉइड करना है। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मेटल कोटिंग, मेटल कोटिंग, मेटल के ऊपर जो कोटिंग होती है, गैल्वेनाइजेशन होता है, उसको अवॉइड करना है। प्लेटेड मटेरियल बेसिकली दैट कोटिंग ओवर द मटेरियल, सो उसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ मेटल कोटिंग। वाई वी शुड मिनिमाइज दैट? बिकॉज रिसाइकलिंग की प्रोसेस के दौरान वो जो कोटेड मटेरियल होते हैं उनका रिसाइकलिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उसको अवॉइड करना है। पेंट्स और फिलर्स का भी हम यूज़ करते हैं मेटल में, फिलर्स यूज़ करते हैं, पेंट्स यूज़ करते हैं ताकि कोरोजन ना हो, सो उसको भी अवॉइड करना है, मतलब अवॉइड नहीं, यू कैन से लिमिट करना है, मतलब उसकी बहुत सारी कोटिंग नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि अगर आप उसको अवॉइड करते हैं, आप उसको लिमिट करते हैं, तो रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है उस मेटल की, उस बेस मेटल की रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगी। So limiting the paints and filler just to ensure the easier recycling of material. So these are the ways we can you can say कि easy disposal और easy recycling या easy remanufacturing पे हम काम कर सकते हैं इन processes को perform करके या follow करके। So this approach is basically that is aligned with eco design principle to reduce the waste or to conserve the resources or to promote the circular economy class. So this is it in this video जिसमें हमने कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ा जो कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान वो प्रोडक्ट जो है किन किन स्टेप से होके गुजरता है, या उसकी पूरी लाइफ साइकिल इज बेसिकली व्हाट कि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट थिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू उसकी डेथ तक, यानी कि डिस्पोजल तक या एंड लाइफ तक। तो जो जो भी स्टेप्स होते हैं वो हमने पढ़े। देर आर 5 स्टेप्स इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और एक प्रोडक्ट को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली या यू कैन से सस्टेनेबल बनाने के लिए उन पाँचों स्टेप्स पे हमें काम करना ज़रूरी है। मतलब हमें पाँचों स्टेप्स पे पाँचों स्टेप्स को इको फ्रेंडली बनाना होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना होगा, तभी जाके वो जो मटेरियल है वो ओवरऑल क्या बनेगा, इको फ्रेंडली बनेगा। सो 5 स्टेप्स आर मटेरियल एक्सट्रैक्शन, सेकंड वन इज प्रोडक्शन, थर्ड वन इज यू कैन से पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ यूज़, जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट का, और जब यूज़ करेंगे तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो वियर एंड टेयर हो जाएगा, मटेरियल ख़राब हो जाएगा या किसी भी वजह से आपको उसे फेंकना पड़ेगा, वो ये टूट जाएगा या वो एक तरीके से ख़राब हो जाएगा। So then it comes to its like you can say end stage, and that is end of life। तो तब आपको उसे रीमैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, या अगर वो रिसाइक्लेबल है तो रिसाइकल करना पड़ेगा, अगर वो रीयूज़ कर सकते हैं तो रीयूज़ करना पड़ेगा, बेसिकली उसे डिस्पोज करना पड़ेगा आपको। यू कैन से कि उसे डिपेंडिंग ऑन द किस तरीके का मटेरियल है और किस तरीके का ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, तो देन हम उसे डिस्पोज करना पड़ेगा, यानी उसे एक तरीके से फेंकना पड़ेगा या उसे रीयूज़ करना पड़ेगा या रिसाइकल करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ दैट मटेरियल। So this is it in this video, and thank you for listening me so patiently. Um, there are if you have any question, if you have any query, feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater that. And at the end, thank you all for your great participation today. And we covered this topic of like life cycle of any product, and that should how to make it environmental friendly, how to make it sustainable. I hope you find it insightful. I hope you find it knowledgeable.
So please review me for next class. What should I like enhance? What should I incorporate in my class to make it more interactive, to make it more good, make it more knowledgeable? And if you have any question, feel free to ask me. Feel free to reach me in the comment section. Thank you for listening me so patiently. Bye bye. Thank you.